वेलकम बैक। मियांवाली में पुलिस के दिलेर जवानों ने कालादम टीटीपी के अमन दुश्मनों का हमला नाकाम बना दिया। 2 खतरनाक दहशतगर्द मारे गए। कंडल पेट्रोलिंग पोस्ट पर 10 से 12 दहशतगर्दों ने 2 इतराफ से हमला किया। पुलिस के जवाबी एक्शन पर दहशतगर्द 2 लाशें छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। बहादुरी से लड़ते हुए पुलिस कांस्टेबल हारून ने जामे शहादत नोश किया। बहादुरी से लड़ते हुए पुलिस कांस्टेबल हारून खान ने जामे शहादत नोश किया। आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने हमला नाकाम बनाने वाले एहलकारों को शाबाश के साथ इनाम दिया। 30 लाख रुपए 30 करोड़ भी नहीं है। बात उस रिजॉल्व की है जिससे पाकिस्तान फाइट बैक कर रहा है। ठीक है, 1-2 जगहों पे उनके हमले कामयाब हुए होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान को कुछ होने जा रहा है। पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला इनको उठा के बहर अरब में फेंक देगी। की खातिर जान कुर्बान करना अजीम लोगों का काम है। 10 से 12 दहशतगर्द का ये हमला था। 2 तरफ से उन्होंने हमला किया। तमाम की जो इन्फॉर्मेशन है और इनकी जो लीड है वो उन्हीं से मिलती है जिनको पहले पाक फौज ने क्रश कर दिया था। शहीद कांस्टेबल हारून खान की नमाज जनाजा में आईजी समेत आला हुक्काम शरीक हुए। शहीद को आहों सिसकी और नारा तकबीर की गूंज में सफर आखिरत पर रवाना किया गया। और मस्तूं खुदकुश धमाके के खिलाफ कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में शटर डाउन हड़ताल की गई। फजा तीसरे दिन भी सोगवार है। कोयटा, मस्तूं, कल्लात, खुस्तार, सोराब, बोलान, जाफराबाद और डेरा बुगटी समेत बेशतर अजला में कारोबारी मराकज बंद हैं। वाक़े के खिलाफ मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों की जानिब से बाद शहरों में एहतजाजी मुजाहरे हुए और रैलियां भी निकाली गईं। सूबाई हुकूमत की जानिब से 3 दिन के सोग का आज दूसरा रोज था। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगूं है। मस्तूंग धमाके में शहीद होने वालों के लवाहिकीन को 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई ने बताया, शदीद जख्मी को 5 लाख रुपए और मामूली जख्मी को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। सीटीडी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कर रही है। खुदकुश हमला आवर 15 से 17 साल का लड़का है। खुदकुश हमला आवर के आज़ा फोरेंसिक के लिए लाहौर भेजे जाएंगे। शहीद को 15 लाख, क्रिटिकल जख्मी को 5 लाख और मामूली जख्मी को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। सीटीडी हमारी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हमारे पास जो वसाइल हैं, लेग और उसके आज़ा मिले हैं, वो एक बदकिस्मती से 15 से 18 साल का 17 साल का एक यंग लड़का है। जो भी बाकी डीएनए है वो हम लाहौर में उसके साथ शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी इदारे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आखिरी बार महंगाई में कभी नवाज शरीफ के दौर में देखी गई। मरियम नवाज की जानिब से ये दावा किया गया। मरियम नवाज पीडीएम हुकूमत के 16 माह की महंगाई का तूफान भूल गईं। पीडीएम दौर में सियासत नहीं रियासत बचाने के दावे पर महंगाई की गई। पीडीएम हुकूमत के 16 माह में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म भी रहे। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की वापसी को महंगाई के खात्मे और खुशहाली की वापसी करार दे दिया। पीडीएम की 16 माह की हुकूमत में नून लीग ने सियासत नहीं रियासत बचाने आए हैं का नारा लगाया था। मुश्किल फैसले कहकर पेट्रोल महंगा किया, बिजली महंगी की, गैस महंगी की, बजट और मिनी बजट के जरिए अवाम पर टैक्सों की भरमार कर दी थी और अब महंगाई का जिम्मेदार पीटीआई को करार देकर एक बार फिर तरक्की और खुशहाली का नारा लगाया जा रहा है। 21 अक्टूबर को सिर्फ एक फर्द वाहिद नहीं आ रहा वापस, पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है। पाकिस्तान के सीने पर जो जख्म लगे हैं उन जख्मों पर मरहम रखने वाला नवाज शरीफ वापस आ रहा है। हर बार की तरह नवाज शरीफ पहले से ज्यादा ताकतवर होकर अल्लाह उसको वापस लेकर आ रहा है। नवाज शरीफ को खत्म करने की बहुत बार कोशिश हुई और जिसने नवाज शरीफ को निकाला, इस मुल्क की तरक्की छीनी, वो आज तारीख के कूड़े दान में पड़ा है। एक वो आवाज जो हवाओं में, फिजाओं में, गलियों में, मोहल्लों में, एक बार फिर वजीर आजम नवाज शरीफ। तो मरियम नवाज की जानिब से जो दावे किए गए हैं वो आपने सुने। बात करेंगे शुएब शाहीन साहब और खावर घुमन जो कि ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हाँ, खावर साहब, 16 माह पीडीएम की हुकूमत रही है। पहले तो ये दावा करती हैं मरियम नवाज के जो महंगाई खत्म भी की गई थी तो वो नवाज शरीफ के दौर में ही की गई थी। तो पिछला दौर भी तो पीडीएम का ही था, यानी नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हमने ही महंगाई को खत्म किया है। महंगाई का तूफान बर्पा करने वाली भी पीडीएम हुकूमत थी और अब जिम्मेदारी सारी उसने यानी पीटीआई पर डाल दी है और ये कहा जा रहा है कि अब जब नवाज शरीफ आएंगे तो खुशहाली लेकर आएंगे। क्या कमेंट करेंगे आप? देखें जी, हम 2023 के अंदर मौजूद हैं और हमारे सियासतदान को कम से कम जो है अवाम का जो शऊर है उसके ऊपर
इतनी ज्यादा मेरे ख्याल में शक व शुबा नहीं करना चाहिए। अवाम जानते हैं कि मौजूदा जो इस वक्त मुल्क के अंदर महंगाई है इसका जिम्मेदार कौन है। अवाम ये भी जानते हैं कि पिछले जो 3 साल 3.5 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही उस दौरान किस तरह के हमारे मुआशी अदाद शुमार थे। अब जाहिर है अब उन्होंने इस्तकबाल करना है मोहतरम नवाज शरीफ साहब का, अपने वालिद साहब का। तो पिछले कई दिनों से वो एक बयानिया की तलाश के अंदर थे। वो हमने देखा कि बयानिया वो काफी ज्यादा उसके ऊपर इन्होंने उसको नया बयानिया गढ़ने की कोशिश की। आज एक बयानिया गढ़ते थे, अगले दिन दूसरा बयानिया, उसके बाद तीसरे दिन नया बयानिया। तो अवाम कम से कम ये जानने का हक जरूर रखते हैं कि जनाब आला जब आप पीडीएम की हुकूमत में आ रहे थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले, आप मुतअद्दिद बार ये बात कर चुके हैं कि हमसे ज्यादा कोई तजर्बाकार कोई नहीं है। इनके तमाम वुज़रा ऊपर से लेके नीचे तक हम हुकूमत में आएंगे 6 महीने के अंदर अंदर हम हालातों वाक़यात को बदल देंगे। मुझे अच्छी तरह याद है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जब स्लो मोटो नोटिस लिया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की कि वादा किया था कि जनाब आला हमें थोड़ा सा मौका दे दें, हम हालातों वाक़यात ठीक कर लेंगे। तो किसी सूरत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मौजूदा सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, अब उनका नाम ये लेना बिल्कुल गवारा नहीं कर रही, लेकिन वज़ीर आज़म वही थे, पार्टी के सदर भी वही है। लिहाजा 16 महीने की ये जो हुकूमत पीडीएम की गुजरी है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल उसके बारे में बात ना करें। उस दौरान जो आपने गलत फैसले किए, आपको याद होगा अभी पिछले हफ्ते हमारी बात हुई हमारे प्रोग्राम में मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ, तो उन्होंने बताया कि जी इसहाक डार साहब को वजीर खजाना बनने का शौक था। आप जाहिर है वो भी बाहर से आए थे और आके वजीर खजाना बने, और जिस अंदाज से पाकिस्तान की मईशत को उन्होंने चलाया, जिस अंदाज से जो पाकिस्तान के अंदर तमाम जो मसाइल थे उनके अंदर उन्होंने बढ़ावत की। आम सवाल आम लोग पूछ रहे हैं जनाब आला, ये हुकूमत, ये जो पीडीएम की हुकूमत को गए हुए चंद हफ्ते हुए, तो क्या वजह है कि कुछ ना कुछ हमारी मईशत के अंदर बेहतरी आ रही है? इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो है। आप बहुत कुछ गलत कर रहे थे जिसकी वजह से ये सारा कुछ गलत हुआ। वज़ीर आज़म किसका था? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। फाइनेंस मिनिस्टर किसका था? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। वज़ीर दाखिला किसका था? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। प्लानिंग कमीशन जो तमाम तर मनसूबा साजी करती है मुख्तलिफ मामलात के ऊपर, वो और किस पार्टी का था? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। लिहाजा ऐसा नहीं हो सकते कि आप इस जिम्मेदारी से भागें। मरियम साहब को मेरे ख्याल में एक फेयर एनालिसिस अवाम के सामने रखना चाहिए, अवाम के शऊर के ऊपर एतबार करना चाहिए कि अवाम क्या समझते हैं। और मैं यकीन करें, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये जो जलसा है, चूंकि पहला उनका ये जो सीरीज ऑफ उन्होंने मीटिंग्स करनी है, ये तो बिल्कुल एक छोटी सी कॉर्नर मीटिंग्स लग रही थी। शादरा लाहौर के साथ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का लाहौर गढ़ समझा जाता है, तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे एक अच्छा पावर शो। लेकिन आपने देखा कैमरे की आंख ऑल अक्रॉस सारे टीवी चैनल दिखा रहे थे कि वहां पे जो लोगों की तादाद की सर ऐसा लगा था किसी बंद गली के उन्होंने के अंदर सारे का सारे जलसा किया। गुमन साहब हमारे साथ शुएब शाहीन साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शुएब साहब, जिस तरीके से आपने सुना है कि मरियम नवाजी कह रही हैं कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं तो खुशहाली आ रही है, तो 16 महीने में इन्होंने ही ये नारा लगाया था कि हम सियासत नहीं रियासत बचाने आए हैं, इतने टैक्सेस इतनी महंगाई, और अब वही फिर ये जो है वो डालकर पीटीआई के ऊपर अब किस तरीके से ये अवाम को फेस करने आ रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि या तो ये खुद बेवकूफ़ हो चुके हैं, इनकी आंख और काने मकान बंद हो चुके हैं, या ये समझते हैं कि ये जो कौम है, ये जो 25 करोड़ आवाम है जिसको तबाही और महंगाई की दलदल में हमने जकड़ रखा है और बेरोजगारी और जिस हालत में ये पहुंच चुके हैं, और पीडीएम की फाशिस्ट जमातों ने मिलके, और जिसके सुर्खेल शहबाज शरीफ साहब थे और 87 वजीर मुशीर में से 70 के करीब इनके वजीर मुशीर थे, और उसके साथ इन्होंने एक साखदार एक तोहफा लेकर आए थे जो अफलातून और मईशत का अरस्तू समझा जाता था, और जो उसने आ करके इस 1.5 साल के अंदर 2 करोड़ के करीब अफराद गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए हैं। इनके कारनामों में 12% महंगाई को इन्होंने 50% महंगाई से आगे कर दिया। आज जो फूड इन्फ्लेशन है, लोगों के पास 2 वक्त से रोटी खाने को नहीं है, बेरोजगारी आज जितनी है वो अपने उरूज पे है, और मल्टीनेशनल कंपनीज तो अपने सारे कारोबार बंद कर चुके हैं। जो लोकल कारखाने हैं वो भी तकरीबन बंद होने के करीब हैं या बंद हो चुके हैं। वजह उसकी ये है कि ना 25% सूद पे कोई दे सकता है कर्जा लेके बिजनेस करेगा,
نہ ہی اتنی مہنگائی کے ساتھ، بجلی مہنگی کے ساتھ وہ اپنا بزنس چلا سکتا ہے. سملرلی اگر آپ دیکھیں جو 16 روپے بجلی کا یونٹ تھا آج 60 روپے تک چلا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ایک عام آدمی کو بل تو دور کی بات ہے، اس کا رہنا دو بھر ہو گیا ہے. تو یہ جو سچویشن ہے وہ یہ صرف اس 16 مہینے 17 مہینے کی کارکردگی ہے ان کی. یہ جو ڈالر کا ریٹ کہتے تھے کہ ہم 150 روپے پہ لے کر آئیں گے، وہ لے کے چلے گئے 350 پہ، اور آج 300 پہ اگر آیا ہے تو وہ بھی ایک صرف ٹیمپریری ارینجمنٹس کے نتیجے میں. اور ساتھ آپ دیکھ لیں جو 6.1% جی ڈی پی تھی جو ان کے اعداد و شمار ہیں، آج وہ 0.3% پچھلے سال کے انہوں نے شو کیے ہیں اور آگے مائنس میں جانا ہے. اور سملرلی آپ ریزرو کے بارے میں تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں 0 سے لے کر 5% چانس آف ڈیفالٹ تھا مارچ اپریل میں، آج ان کے ڈیفنس منسٹر کہہ چکے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں. اور اس ڈیفالٹ نہ صرف کر چکے ہیں بلکہ اس کے جو حالات ہیں، وہ جو امپورٹ بند کی اور کس طرح کی حرکتیں کی آج، اور جو صحت کارڈ بند کیے، اور یہ تو مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر آئے تھے. اور انہوں نے جو کارنامے کیے ہیں تو لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ پاگل ہیں، وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے کہ آج الیکٹرانک میڈیا اگر انہوں نے فرض کرو 10 ارب روپے خرچ کر کے ان کا منہ بند کرا دیا تو کیا سوشل میڈیا بند ہو چکا ہے؟ کیا لوگوں کو جو خود فیس کر رہے ہیں، جو سفر کر رہے ہیں، وہ خود نہیں دیکھ رہے کہ جو پچھلے سال ان کا بجٹ ایک شخص کا گھر کا بنتا تھا آج وہ کتنے پیسوں پہ بنتا ہے؟ یہ لوگوں کو جاہل سمجھتے ہیں یا بیوقوف سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس مے فیئر ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھیں، ادھر سے کرپشن کا پیسہ اٹھائیں، باہر لے جائیں اور وہاں یاشاں کریں، اور جب ان کو موقع ملے ڈیلیں کریں اور ڈیلر بن کے آ کر کے اپنے آپ کو لیڈر ثابت کریں. کبھی ڈیلر بھی لیڈر بن کے آ سکتا ہے. یہ شعیب صاحب جیسے آپ نے بولا ایونٹ فیلڈ میں بیٹھے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہیں، ہم اگر عام عوام کی بات کریں تو ان کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ نواز شریف آ رہے ہیں، نواز شریف نہیں آ رہے، کیونکہ ان کو تو ریلیف چاہیے نا. پیٹرول مہنگا ہو گیا، بجلی مہنگی ہو گئی، گیس مہنگی ہو گئی، ٹیکسز کی بھرمار ہے. نواز شریف کے الگ دعوے تھے، شہباز شریف کے الگ دعوے تھے کہ کپڑے بیچ کر عوام کو آٹا دے دوں گا. جیسے بھی خاور صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ وزیر خزانہ بننے کا بڑا شوق تھا اسحاق ڈار صاحب کو، تو شوق میں ہی کیا یہ ملک چلاتے رہیں گے اسی طرح شعیب صاحب؟ دیکھیں ان کے انہی شوق نے ہی تو اس ملک کو اس انجام پہ پہنچا دیا ہے. بات یہ ہے کہ کرپٹ بھی ہوں اور صرف شوبدہ باز بھی ہوں، صرف شو بازی کے ذریعے اس ملک کی عوام اور قوم کو اور میڈیا کو خرید کے انہوں نے سوچا کہ ہم ہیرو بن کے سامنے آ جائیں گے اگین. کبھی انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، پھر بوٹ کو عزت دو کا نعرہ اٹھا لیا، پھر اگین کوئی پرانا راگ لاپنے کی کوشش کی، پھر پتہ چلا کہ جناب ہمارا یہ نعرہ تو پٹ گیا ہے، پھر اگین کوئی اور نعرہ لگانے کی کوشش کی. تو ان سب کے سامنے اب لوگوں کے سامنے آ چکا ہے. اب یہ چیزیں برداشت سے باہر ہو چکی ہیں، ان کا کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہے. یہ لیٹسٹ گیلپ سروے کے مطابق آپ دیکھ لینا کہ کس نمبر پہ نواز شریف کو رکھ رہے ہیں اور کیا اس کی مقبولیت ہے، اور جس کی مقبولیت ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو قبولیت نہیں ہے. بھائی آپ کون ہوتے ہو یہ فیصلے کرنے والے؟ لیٹ دی پیپل شوڈ ڈیسائیڈ. ان کے یہ جو بڑکے ہیں مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کے تو لوگوں کو اٹھا کے بند کیا جا رہا ہے، ان کا تو اتا پتا کوئی نہیں ہے، اور ان کو فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ صرف جھوٹے ڈرامے، شوبدہ بازیاں ہیں. بالکل شعیب صاحب جیسے آپ کہہ بھی رہے تھے کہ موجودہ صورتحال پی ڈی ایم حکومت کی 16 ماہ کی کارکردگی کا ہی نتیجہ ہے. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن، آپ دونوں کا بہت شکریہ. سائفر کیس میں اہم پیش رفت، ایف آئی اے نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر ان کیمرہ سماعت کی درخواست دائر کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کی متفرق درخواست کل سماعت کے لیے مقرر کر دی. چیف جسٹس عامر فاروق سماعت کریں گے. چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت بھی کل ہی سماعت کے لیے مقرر ہے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اس وقت ملیر سعود آباد میں MKM پاکستان کا جلسہ ہو رہا ہے جس سے خالد مقبول صدیقی خطاب کر رہے ہیں. اور یہ ایک ٹاؤن کا جلسہ ہے، باقی MQM یہاں بیٹھی ہوئی ہے. یہ ہم یہاں الیکشن جیتنے نہیں
दिल जीतने आए हैं, और दिल जीतने के साथ साथ जताने आए हैं कि यहां बैठे हैं इस शहर के वारिस, इस मुल्क के वारिस, इसको बनाने वाले, इसको आजादी दिलाने वाले, और ये गुलाम नहीं बनेंगे। इसलिए यहां मलिर टाउन के इंचार्ज समेत यहां के तमाम कारकुनों को खराज तहसीन के साथ साथ कल से चार्ज ले लो भाई मलिर का। अब आपके अलावा कोई नुमाइंदा नहीं है यहां पर। टाउन वाउन सब फारिग कर दिया है। आज मलिर ने हक परस्त उम्मीदवारों की कामयाबी का ऐलान कर दिया है। आप कल से मलिर का चार्ज संभालने, मलिर हक परस्तों की मर्जी से अब यहां के तमाम फैसले होने हैं। और फैसला यह भी होना है कि ये शहर लावारिस नहीं है। देख लो मलिर, कराची, देख लो मलिर, कराची, तुम्हारे वारिस, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे निगहबान आ गए हैं। हां, हम वापस आ गए हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमने 5 साल से भी 5 साल पहले भी कहा था, तासुब से अंधे लोगों को कि एमक्यूएम तकसीम नहीं हो रही। 22 अगस्त के बाद एमक्यूएम तकसीम नहीं हुई है, एमक्यूएम की तजदीद हो रही है। एमक्यूएम बिखरी नहीं है, एमक्यूएम निखर रही है। और एमक्यूएम खत्म नहीं हो रही, एमक्यूएम आ रही है और आ चुकी है इंशाअल्लाह ताला। आपको अब अपने हुकूक के लिए इंतखाबात हमारा मकसद नहीं है, इंतखाबात हमारी मंजिल नहीं है। हां, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता जरूर हो सकता है। और हमने वो रास्ता जो मंजिल की तरफ ना जा रहा हो, उस रास्ते पे चलने वाले भटके हुए कहलाते हैं, मंजिल तक पहुंचने वाले नहीं कहलाते। तो इंशाअल्लाह ताला इस 5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह एक वजीर आला हाउस के सामने महाजिर कौम और महाजिर मां और बेटियों के खिलाफ जो लाठी चार्ज, आंसू गैस हुआ था, शेलिंग हुई थी, उसमें हमारे एक साथी शहीद हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल में साथियों को शहीद होकर अपने कारनामे बताने वाली ये एमक्यूएम नहीं है। हमने इन 5 सालों में शोहदा कब्रिस्तान की जगह को भरने नहीं दिया है, कौम को जिंदा रखने आए हैं, जिंदा जमीर के साथ, नए अहद के साथ। और इंशाअल्लाह अपना वादा ये एमक्यूएम पूरा करेगी और मंजिल पे पूरी कौम के साथ पहुंचेगी। हयात लेके चलेंगे, कायनात लेके चलेंगे, और चलेंगे तो सारे जमाने को साथ लेके चलेंगे। आज यहां पर ये जताने के लिए आए हैं कि हम इस मुल्क के वारिस हैं। हम वो हैं जिन्होंने इस मुल्क को आजादी दिलवाई। हम वो हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए 22 लाख जानों की कुर्बानी दी। हम वो लोग हैं जिनकी वजह से ये मुल्क का हमारा वजूद,
ہمارے وجود سے اس ملک کا وجود ہے. ہماری وجہ سے پاکستان میں آج جتنی بھی اور جیسی بھی ترقی اور خوشحالی ہے اسی شہر اور اسی قوم کی دین ہے. لیکن آپ نے یہ شہر کے صدقے میں جو پل رہے ہیں وہ اس شہر سے زیادہ ترقی کر رہے ہیں. تو اس دفعہ یہ ایم کیو ایم یہ ناانصافی نہیں ہونے دے گی. انشاءاللہ تعالی ہمیں ایوانوں کو نہیں، ایوان کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایوانوں کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کے ایوان کو ہماری ضرورت ہے. ہم نہ ہوئے تو پاکستان کے عام غریب متوسط طبقے کے لوگوں سے یہ ایوان خالی ہوگا. ہم ہیں جن کی وجہ سے وہ نمائندگی ان شہروں کی ہوگی کہ جس کی وجہ سے، جس کے چلنے کی وجہ سے پاکستان پل رہا ہے. اور پاکستان ہمارے اجداد کی امانت ہے. اس کی بقا، اس کی سلامتی، اس کی ترقی، اس کی خوشحالی ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ ذمہ داری ہم ہر حالت میں پوری کریں گے. لیکن یہ جان لو کہ کچھ علاقے، کچھ شہر ملک کی اور ملکوں کی مجبوری ہوتے ہیں. جب تک خوشحالی کراچی میں سر جھکا کے نہیں گھسے گی، نہیں گزرے گی، نہیں داخل ہوگی، پاکستان تک پہنچ نہیں سکتی. کراچی پاکستان کی بقا، امن، خوشحالی، ترقی کا دروازہ ہے. آپ نے اس شہر کو، اس دروازے کو بائی پاس کیا تو ترقی، خوشحالی، تعمیر پورے پاکستان کو بائی پاس کر آپ نے اس شہر کو بائی پاس کیا تو خوشحالی نے، ترقی نے، سرمایہ نے پورے پاکستان کو بائی پاس کر کے بنگلہ دیش میں، ملائیشیا میں، سنگاپور میں، دبئی میں، قطر میں، کینیا میں، یوگانڈا میں اپنا گزر بسر کیا. اور انشاءاللہ تعالی عزیز تحریکی ساتھیوں، یہ بائیکاٹ جو آپ نے کیا ہے، دراصل آپ نے کوئی بائیکاٹ کیوں کرنا چاہ رہا؟ یہ 5 سال 22 اگست سے پہلے 17-18 سال لگائے تھے. میری اور آپ کی ایم کیو ایم نے 2016 سے پہلے 17-18 سال لگائے تھے نئی مردم شماری کے لیے. اس 5 سال پہلے بننے والی ایک نئی عہد اور نیا دور شروع کرنے والی ایم کیو ایم نے 5 سال کے اندر دوسری مردم شماری کر کے دکھائی ہے. آپ اس مردم شماری کا بائیکاٹ کرنا چاہتے تھے. یہ کسی نے مہاجر قوم کو لاپتہ قوم قرار دے دیا تھا. جو جبر ہوا، جو برداشت کیا گیا، 100-200 کارکن لاپتہ ہے. وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے 500 کارکنوں کو بازیاب کرایا ہے؟ کئی سال سے تقریباً لاکھوں ووٹر لاپتہ ہیں. اس کو بازیاب کرانے کی آج کی ایم کیو ایم کوشش کر رہی ہے. اس 50 سال سے ہم سے پہلے کراچی کے 2 لاکھ عوام سینسس میں لاپتہ کر دی گئی تھی. 75 لاکھ کو بازیاب کرایا ہے. انشاءاللہ آئندہ باقیوں کو بھی بازیاب کرائیں گے. ہم نے تو اس راستے میں شہادت کو اپنا سرمایہ نہیں سمجھا ہے. ہاں یہ شہادتوں کا سفر ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی
हम जनाजे उठाकर मंजिलों पर नहीं, परचम उठाकर अपनी मंजिलों पे पहुंचेंगे। और दुनिया को बता दो, आज ये जलसा इंतखाबात जीतने से ज्यादा ये जताने के लिए आया है कि हमको, जो तुम हमसे टैक्स लेते हो, लगता है तुम टैक्स नहीं हमसे जजिया लेते हो। हमको एक लिसानी इकाई समझते हुए हमसे जजिया लेते हो। अब कराची जजिया नहीं देगा, कराची अब अपना हक हासिल करके रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला मेरे माओ, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, कुछ देर इंतजार, फकत कुछ और देर इंतजार। अब तो सब रास्ते मंजिल की तरफ जाते हैं। अब तो मुसाफत की थकन लम्हों की मेहमान है बस। अब तो मंजिल के निशान पांव से टकराते हैं। वो सवेरा जिसे ढूंढने निकले थे हम लोग, अपने ही हाथों में लिए अपने जिस्मों के चिराग, और जिन्हें हवा के थपेड़ों ने रौंद डाला था, मेरी माँ और बहनों की अस्मतों के चिराग, इन चिरागों ने मिलकर वो रोशनी कर ली जिससे अंधेरे फरार पाते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमारा ये आज पाकिस्तान के हुक्मरानों को नोटिस दे रही है महाजिर कौम और इस शहर में बसने वाले तमाम हक परस्त, कि आपने हमें सही तरह गिना नहीं, आपने हमारी सीटें कम रखी। हमारी तकरीबन 70 से 100 यूसी लापता थी, 53 लापता यूसियों को बरामद करवाया है। इंशाअल्लाह कौम लापता कौम नहीं, दुनिया को पता और हुक्मरानों को पता चल जाएगा कि इनके बगैर और किसी तरह से भी। आप बैठिए, इंशाअल्लाह आप सबको एक बार फिर मली टाउन के इंचार्ज फहीम अजमेरी को और सीओसी के इंचार्ज को और वो लोग जिन्होंने जलसे में नई भाई समेत जिसने यहां पर काम किया है, सबको जबरदस्त खराज तहसीन और अपने शहीदों को आज के दिन भी याद रखते हुए कहते हैं, हमें तो इस पे यकीन और इस पर एतमाद है बस कि लहू का बहना कभी रायगा नहीं जाता। जो हाथ आज कटे हैं वो नकीबे जा होंगे, जो सर जमीन पे गिरेंगे वो आसमां होंगे। आप सबकी आमद का खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी पर बात करते हैं शर्जील इनाम मेमन साहब ने में ज्वाइन। शर्जील साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कि अभी खिताब कर रहे थे और उनकी जानिब से दावे किए गए हैं, ये कहा गया है कि सिर्फ कराची नहीं पूरा सिंध उनका है, पूरा सिंध हमारा है, हम सिंध के गरीब हारियों को बडेरों से आजाद कराएंगे, ये कहना था खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का। क्या कहेंगे शर्जील साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। मैं तो खैर इसको पूरी स्पीच को इनके जलसे को किसी को भी जब इन कॉर्नर मीटिंग है उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता। असल में एमक्यूएम की इस वक्त रविश ये रही है, वो चाहते हैं कि वो नफरत अंगेज बातें करें, तासुब वाली बातें करें, कोई ऐसी बात करें कि उनको किसी किस्म का कोई रिएक्शन मिल सके या उनको कोई किसी किस्म की कोई जवाब मिल सके। मैं समझता हूँ कि इस चीज को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। एमक्यूएम बलदियाती इंतखाबात में भी जिस तरह एमक्यूएम ने मैदान छोड़ के चली गई और उससे पहले भी जनरल इलेक्शंस में, इस वक्त एमक्यूएम का कराची में लोग एमक्यूएम को अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं नहीं समझता कि एमक्यूएम को जो है इस वक्त वो जो चाहते हैं हम उसको उनकी ख्वाहिश पूरी करें। उनकी ख्वाहिश है कि कोई उनको जवाब दे ताकि कोई उनकी इंपॉर्टेंस पैदा हो, वोटर्स में कोई उनके लिए कुछ चीज बताओ। मैं नहीं समझता कि उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। मैं इस सारी उनकी पूरी तकरीर को और उनकी नफरत अंगेज जो भी खिताब था उसको मैं इग्नोर करता हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया शर्जील इनाम मेमन साहब ARY न्यूज से गुफ्तगू करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।